अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं सुबहानुल्लाह। नाजरीन, ये बात दुरुस्त है कि इसम्बलियाँ कानून साजी के लिए बनाई जाती हैं, टूटने के लिए नहीं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी दुरुस्त है कि अगर वही इसम्बलियाँ कानून साजी में अपना किरदार मौसर तरीके से अदा ना कर सकें या इसमें कोई कमी रह जाए तो इसमें फिर अदालतें अपना किरदार अदा करती हैं। नाजरीन, ये किरदार अदालतें माजी में भी अदा करती आई हैं और मुस्तकबिल में भी करती रहेंगी। अगर बात की जाए पाकिस्तान की इस वक्त की माशी सूरत हाल की, तो हर तरफ सिर्फ एक ही बात की जा रही है कि मुल्क किसी भी वक्त दिवालिया हो सकता है, मुल्क किसी भी वक्त डिफ़ॉल्ट कर सकता है। नाजरीन, अब कुछ जिक्र करते हैं अपने इस हालिया गवर्नमेंट का, जिसको पाकिस्तान की 50% से ज़्यादा आबादी इम्पोर्टेड हुकूमत या इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहती है। नाजरीन, हुकूमत इस वक्त इकनॉमिक क्राइसिस में इस तरह जकड़ चुकी है, बैंक इस वक्त LC खोलने के काबिल नहीं रहे। इसके साथ साथ पाकिस्तान के वो तमाम इम्पोर्टर्स जो अपनी अशिया बैरून मुल्क से मंगवाते थे, उनको अपनी इम्पोर्ट की गई अशिया नहीं मिल रही। अगर ये तमाम चीज़ें एक जमहूरी मुल्क में हों तो वो जमहूरी हुकूमत 15 दिन के बाद मुस्ताफ़ी हो जाए। इसकी ताज़ा मिसाल हमारे सामने बरतानिया है। जहाँ तक अमन व अमान की बात है तो आपके सामने है कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में खुदकुश बमबार, खुदकुश हमले और धमाके कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी मगरबी सरहदें ना सिर्फ गैर महफूज हो गई हैं, बल्कि अमेरिका वॉर ऑन टेरर के लिए फंडिंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ नाजरीन? इसका मतलब तो ये हुआ कि पाकिस्तान बजाय आगे बढ़ने के एक दफ़ा फिर 2001 की तरफ वापस चला गया है। रूस को पाकिस्तान से ये शिकायत है कि रूस और यूक्रेन जंग में पाकिस्तान यूक्रेन को असलहा फराहम कर रहा है। नाजरीन, हमें एक बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि हम इस वक्त उस स्टेज पे नहीं हैं कि हम कोई भी ख़तरा मोल ले सकें, ना इकनॉमिकली, ना हमारे जो सफारती ताल्लुकात हैं वो इस बात की इजाज़त देते हैं। अब हम अगर माजी देखें तो बदकिस्मती के साथ हमारे खिते में या हमारे खिते के बाहर दुनिया में किसी जगह पे भी जो भी जंग हुई, पाकिस्तान डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस जंग में किसी न किसी तरीके से शामिल होता रहा है, जिसका खमियाजा पाकिस्तान ने माजी में भी भुगता है और हाल में भी उसी खमियाजे को भुगत रहा है। नाजरीन, हमें ये एक बात जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये जो बड़ी आलमी ताकतें हैं ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखती हैं, ये हमारे जैसे गरीब ममालिक को इस्तेमाल करती आई हैं। अमेरिका कभी भी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। वो तमाम लोग जो अफ़गान और अमेरिका वार में अफ़गानिस्तान के अंदर मुकीम थे और वो ख़ुद को अमेरिका का दोस्त कहते थे, वही लोग अमेरिका के जाने के बाद और तालिबान की हुकूमत आने के बाद उन्होंने खुदकुशियाँ की हैं और ये खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापी है। हम अगर माजी में देखें तो सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ उस वक्त सदर थे और उस दौरान उनके टेन्योर में उन पे 8 कातलाना हमले हुए। इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चलें तो हम ये देखते हैं कि 16 दिसंबर 2014 को एक इंतहाई दिल खराश दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया और उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त भी था, पाकिस्तान से उसके ताल्लुकात भी ठीक थे। काश हमारे मुस्तकबिल का फ़ैसला करने वाली जो ट्राइका है, इसको इस बात का एहसास हो सके कि अमेरिका से दोस्ती हमारे लिए क्या साबित हो सकती है। नाजरीन, 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात को वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर मवासलात का हलफ लेने के लिए ये लोग कैसे काबिल हुए, जबकि 8 माह इक़्तिदार के मज़े लूटने के बाद ये लोग कह रहे हैं कि हलफ देने के बाद हमें इस बात का एहसास हुआ कि मुल्क किन मसाइल से दो चार है। इनका ये बयान अगर दुरुस्त मान लिया जाए तो आज का हमारा जो आम शहरी है, क्या वो ये सवाल पूछने का मजाज नहीं है कि चलें ठीक है, उस वक्त तो हालात बेहतर नहीं थे, क्या अब पाकिस्तान के हालात बेहतर हैं? महंगाई कम हुई क्या? ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे उनमें कितना इजाफा हुआ? पाकिस्तान के जो सफारती ताल्लुकात थे वो कितने बेहतर हुए? कितने बेरोज़गार लोगों को मुलाजमतें मिलीं? क्या LC का ना खुलना, डॉलर का मुल्क में दस्तयाब ना होना ये तरक्की की अलामत है? नाजरीन, आप मुझे बताइए, क्या 9 और 10 की दरमियानी रात को मुल्क में लोड शेडिंग हो रही थी?
کیا اس وقت ڈالر کا وہی ریٹ تھا جو آج اس وقت ریٹ ہے؟ کیا برطانیہ، امریکہ، سعودی عرب اور آسٹریلیا کے مقیم شہری جو پاکستان میں مقیم ہیں انہیں نقل و حرکت کرنے کے لیے محدود ہدایات ملی تھیں؟ یاد رہے، سیاست میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے پاس صدر بل کلنٹن کی ہے، جن کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے صدارت کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ کاروباری سرگرمیوں کا اندازہ لگانے کے لیے دو غیر ملکی کمپنیاں ٹویوٹا اور سوزوکی جو کار ساز کمپنیاں ہیں، ان کا جو بند ہو جانا ہے، یہ اس اندیشے کے لیے کافی ہے کہ ملک کس سمت میں جا رہا ہے۔ اور وزیر اعظم کچھ اس بارے میں بتائیں کہ رجیم چینج کے 8 ماہ بعد پاکستان میں لاکھوں ڈاکٹرز، انجینئرز، آئی ٹی ایکسپرٹس اور ذہین ترین جو پاکستانی تھے، آخر کیا وجہ تھی کہ وہ ملک چھوڑ کر بیرون ملک چلے گئے؟ اس کے علاوہ ملکی درآمدات، برآمدات، ترسیل زر، ان تمام کے اعداد و شمار آپ تمام لوگوں کے سامنے ہیں۔ یہ آپ خود دیکھ کے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ملک میں ترقی ہوئی یا تنزلی۔ ناظرین، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے کہ جس میں پاکستان کا ہر شہری، عام سے عام شخص کے دسترس میں اس وقت انٹرنیٹ، موبائل، کمپیوٹر، یہ تمام چیزیں موجود ہیں، اور وہ اپنے ملک میں ہونے والی چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی جان سکتا ہے اور بڑی سے بڑی بات کو بھی۔ اب یہ ممکن نہیں کہ پاکستان یا دنیا کے کسی ملک میں بھی کوئی بات راز رہ سکے۔ عوام ان چیزوں کو اب کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رہے، صرف زبان بندی سے کام نہیں چلے گا، ورنہ ارشد شریف کے قتل کے بعد ملک میں قبرستان جیسا سناٹا ہوتا۔ اب کیا کیا جائے؟ نوجوان نسل سے رابطہ کیا جائے، ان کی رائے لی جائے، اور الیکشن واحد ہی حل ہے۔